बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों का पिछला लेसन जो है वो प्रॉपरली लर्न हो गया होगा और होमवर्क में भी उन्होंने कर लिया होगा। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 13 है और आज हम लोग क्या करेंगे, आज की हमारी डायरी है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के MCQs करेंगे और यूनिट नंबर 9 की रीडिंग करेंगे, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। अब हम पहले सबसे MCQs देखेंगे। सब बच्चे अपनी लेड पेंसिल्स और बुक्स खोल लें और सब बच्चे लेड पेंसिल से ही सॉल्व करेंगे अपनी MCQs। फर्स्ट MCQ देखें आप। ट्रीज ब्रांचेस वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो। इन दिस सेंटेंस वी फाइंड एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमली या मेटाफर। ये जो हैं वोकैबुलरी वाली हमारी MCQs हैं। अब उनके पहली जो MCQs में उन्होंने बताया कि जो ब्रांचेस हैं, ट्रीज ब्रांचेस, वो कंबल जो है यानी बर्फ़ ने उनको ढांप रखा है कंबल की सूरत में। जैसे कंबल ने ढांपा होता है, और कंबल कौन लेता है? इंसान ले रहे होते हैं, ठीक है। इंसानों को सर्दी लगती है तो वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने दरख्तों को एक मुजस्सिम करार दे के उसको कह दिया कि वो जो हैं वो कंबल लपेटे हुए हैं। अब एलिट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि जिसमें दो लफ्ज़ जो हैं सेम कंसोनेंट वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। सिमली में हम लोग एज़ का इस्तेमाल करते हैं या लाइक का इस्तेमाल करते हैं, वो भी नहीं हो सकता। मेटाफर में हम दो चीज़ों को जो एक जैसी होती हैं उनको कंपेयर करते हैं, तो हम एक चीज़ को दूसरी का नाम दे देते हैं। लेकिन अब ब्लैंकेट ऑफ स्नो और ट्रीज ब्रांचेस जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग खसूसियात वाली हैं, इसलिए वो भी नहीं हो सकता। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है पर्सोनिफिकेशन वाला, तो हमारा करेक्ट आंसर है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा MCQ, कीप अप योर मोरल। मोरल का मतलब है अपनी हिम्मत, ताकत को जो है या अपने हौसले को बुलंद रखें। मोरल का मीनिंग बताना है। वेल्थ, सेल्फ एस्टीम, सेक्शन, वॉइस, तो सेल्फ एस्टीम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, द फ्लावर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। द अंडरलाइन वर्ड इज एन एंटोनियम ऑफ, कि अब हमने इसका एंटोनियम बताना है यानी उल्ट बताना है कवर्ड का। स्प्रेड, स्ट्रेच्ड, एक्सपोज या फिर इनक्लोज्ड। अब देखें, कवर्ड का मतलब होता है ढांपना, स्प्रेड, स्ट्रेच्ड, इनक्लोज्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं इसका भी मतलब होता है किसी चीज़ को कवर कर देना, किसी चीज़ में बंद कर देना, फैलाते हुए चीज़ को बंद करना। मुख्तलिफ सेंसेस में इसका मतलब ढांपना ही होता है, ठीक है। और एक्सपोज्ड का मतलब होता है जाहिर कर देना, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सपोज्ड। द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट। द अंडरलाइन वर्ड इज़ अ सिनोनिम ऑफ। अब हमने सिनोनिम बताना है। पाइपिंग का मतलब बोल रहे हैं परिंदे क्या होते हैं। अब पाइप में तो नहीं जा रहे, इसका मतलब ये है कि चहचहा रहे हैं। ट्विटरिंग, क्राइंग, वीपिंग, येलिंग। ट्विटरिंग जो है वो डिफरेंट वर्ड है। क्राइंग, वीपिंग और येलिंग सबका सेम मीनिंग है यानी रोना। तो ट्विटरिंग का मतलब है चहचहाना, परिंदे जो है चहचहा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा होगा ग्रामेटिक, जो हमारी होते हैं MCQs वो हैं ग्रामर से रिलेटेड। द पुलिस डिसअपियर्ड द क्राउड। क्राउड के स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग लिखे हुए हैं, आप ई को कैंसिल कर दें और CROWD क्राउड के स्पेलिंग है। अगर किसी बच्चे की बुक पे रॉन्ग लिखे हुए हैं स्पेलिंग, तो वो उसकी अभी करेक्शन कर ले। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है? काउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए, क्राउड जो होता है ना, उसके लिए हाँ उसका आंसर जो अगर आप देखेंगे ना, अगर हमारे पास ऐसे 4 MCQs ना होते तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं, क्योंकि क्राउड एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी थोड़ा मजमा होगा, क्राउड होगा, तो हम उसमें कितने पर्सन्स हैं वो काउंट कर सकते हैं। और कभी बाज़ औक़ात होता है अनकाउंटेबल, यानी इतना बड़ा हजूम होगा कि हम देख ही नहीं सकते कितने लोग हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अब देखिए, 2 आंसर तो नहीं ना हो सकते किसी MCQ के। मटेरियल नाउन तो है ही नहीं ना ये वाला इसमें। तो अब हम लोगों के पास बचता है कलेक्टिव नाउन। तो अब हम लोगों के इन 3 ऑप्शंस में से हमारे 3 आंसर्स हो सकते हैं, तो हमने वो आंसर चुना है जो बेस्ट आंसर होगा। तो हम क्राउड जो होता है, बहुत से लोगों को हम एज अ वाहिद सिंगुलर बता देते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? बहुत सी चीज़ों को एक नाम दे देना, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड का नाम दे दिया। अब हम अलग अलग नाम तो नहीं ना लिख सकते बहुत ज़्यादा लोगों के। तो नेक्स्ट है हमारा, द डॉग सेट डैश हिज मास्टर बिसाइड, अलोंग, क्रॉस या ओवर। तो इसका होगा बिसाइड, आगे पीछे कहीं पे भी नहीं या ऊपर नहीं होता, उसके पहलू में बैठा हुआ है। वेट टिल आई रिटर्न, बिफोर, अनलेस, इफ सारे कैंसिल हो जाए। I heard a noise dash from behind the room.
अच्छा, अब यहाँ पे heard a noise, ऑलरेडी वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो अब हम लोगों ने एक इजाफी समझे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। केम फ्रॉम द रूम, नए कमरे में से शोर चल के तो नहीं ना आ रहा था, कम वो ही विल कम भी नहीं होगा, मतलब ये कोई मुजस्सिम तो नहीं ना, वो तो एक हम लोगों ने आने की इंग्लिश चल के कदमों पे चल के आने वाली नहीं होगी, तो इसका होगा कमिंग फ्रॉम रूम। ही स्पोक वेरी लाउड, स्पोक का वेरी लाउड जो होता है वो तरीक़ाकार भी होता है बात करने का, तो ये हम एडवर्ब ऑफ हमने कौन सा बताना है, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री या टाइम है। टाइम डिग्री तो नहीं, मैनर भी नहीं है, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वी वॉच्ड हिम गो, अब गो जो है ये एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी वॉच्ड एक वर्ब है, तो अब हम लोग वर्ब नहीं इसको काउंट करेंगे। जो अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका मतलब हमारे जो 4 ऑप्शंस है उसमें से पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला कैंसल आउट हो गया, ये वाला तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पास्ट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड होती है सॉरी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जेरेंड क्या होता है, जब किसी हम वर्ब को नाउन में चेंज करते हैं तो हम उसके साथ ing लगाते हैं तो वो जेरेंड हो जाता है। और लास्ट है हमारा इन्फिनेटिव, यानी जब हमें किसी चीज़ की शुरू और एंड होने का पता नहीं होता, जो ला में 2 चीज़ होती हैं वो, अब वो कहाँ गया हमें नहीं पता, कहाँ से आया था, गो बस एक वर्ड यूज़ करती है, तो इसलिए ये होगा इन्फिनेटिव। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, अब ये देखें यहाँ पे कुकिंग जो है वो जेरेंड है, ये वर्ब को एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीडेड, वुड, विल हैव या वुड हैव, तो इसका आंसर होगा वुड हैव सक्सीडेड। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसमें 4 जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, तो ये मैं आपको फिर समझाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी इसका करेक्ट आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस, इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है। वी आर टायर्ड यूजली बाय द एंड ऑफ द डे, वी आर टायर्ड बाय यूजली द एंड ऑफ द डे, वी आर यूजली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, और वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे यूजली। अब यूजली पहले आता है, टायर्ड बाद में आता है, तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अब हमारे पास अगर ऑप्शन नंबर सी ना होता तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो सकता था। मैंने फिर बताया जब हमारे पास 2 आंसर्स हों तो उसमें से चूज़ द बेस्ट आंसर, तो हमारे पास सी वाला बेस्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट यूनिट की रीडिंग करेंगे। ऑल इज़ नॉट लॉस, सब कुछ नहीं ख़त्म हुआ है, यूनिट नंबर 9 रीडिंग स्टार्ट करेंगे अब इसकी हम। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स, ये मेरी नर्स के तौर पर पेशे की शुरुआत थी। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, में इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट में काम करती थी। ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, असाबी बीमारियों के वार्ड में, इलाज के वार्ड में। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशेवर की हैसियत से, आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज, मैं मरीज़ों को जल्दी से ठीक होते देखना चाहती थी, खुश होती थी। फ्रॉम डेवस्टेटिंग एक्सीडेंट्स, ख़तरनाक हादसात से। येट आई वॉज पेन, मुझे तकलीफ भी होती थी। टू नर्स दोज हु वर स्टक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और मुझे उनको देख के तकलीफ़ भी होती थी जिनको शदीद असाबी जो हैं वो चोटें लग जाती थी, वो अबतरी का हालत हो जाती थी। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ अ यंग बस एक्सीडेंट विक्टम, एक जो है बस के हादसे का शिकार होने वाले के पहलू में खड़ी हुई नौजवान शख्स की, लड़की के। आई वॉन्डर्ड, मैंने सोचा, इफ़ शी कुड मेक दैट सेम रिकवरीज एज अदर, क्या ये दूसरों की तरह सेहत याब हो सकेगी। हीरा हैड रिसीव्ड स्वीयर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हीरा को सख्त किस्म की दिमागी और रीढ़ की हड्डी की चोटें लगी थी। एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस, क्योंकि वो एक तेज़ रफ्तार बस से टकरा गई थी। वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, एक मसरूफ़ तरीन सड़क पार करने में। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स, मैंने उसके बेहिस्सो हरकत बाजू अपने हाथ में लिए। एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज, और उस पर बहुत सी वर्जिशें करने की कोशिश की। ऑन हर, उस पर, बट इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। आल्सो आई मेड हर यंगर सिस्टर, मैंने उसकी छोटी बहन से कहा कम एंड टॉक टू हर, उससे बात करें। थिंकिंग दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन, के करीबी और प्यारे अजीज़ की आवाज़ सुनकर। वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, उसकी मुर्दा जो है असाब जिंदा हो जाएंगे। शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो सुन सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आइज शोड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखों में एक अजीब बेबसी थी। आई कुड रीड हर माइंड, मैं उसका दिमाग पढ़ सकती थी थ्रू हर आइज, उसकी आंखों से जरिए। परहैप्स शी वॉन्टेड टू से प्लीज़ हेल्प हिम, लेकिन वो कहना चाहती थी बराह मेहरबानी मेरी मदद करें।
आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, सब लोगों ने ध्यान से सुना होगा और सब लोग प्रॉपरली लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास।